नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट जो 2 भागों में बंटा हुआ है उसकी क्लासें हम रेगुलर रखेंगे, जिनसे जो बोर्ड के परीक्षार्थी है उनके अच्छे अंक आ सके। ज्यादातर उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं जहां पर विषय अध्यापक नहीं है और परीक्षा उनको भी देनी है और उस परीक्षा में उनके अच्छे मार्क्स आए। यह मेरा एक प्रयास रहेगा कि उन बच्चों को घर बैठे मोबाइल की सहायता से ये क्या है वीडियो मिल जाए। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टोटली यहां पर जो नोट्स बनाए जाएं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसी अनुसार उसकी पढ़ाई करें, तो आपको कहीं पर भी इस कमी को आभास नहीं होगा कि हमारे टीचर नहीं था। आपको बहुत बेहतरीन वीडियो यहां मिलने वाले हैं। ज्यादा बात नहीं करते हुए हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जियोग्राफी जो शब्द है उसमें मेजरली जो चीज आती है वो आती है कि जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, और भूगोल है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब है भूभाग प्लस ग्राफो का मतलब है वर्णन करना, यानी भूभाग का वर्णन करना। अब हमारे यहां दिक्कत यह आती है कि साहब हमारे सब्जेक्ट में तो ऐसी बातें नहीं है, जो आपकी 11वीं क्लास की किताब में यह चीजें लिखी हुई थी। अब देखो, मैं एक छोटा सा आपको मैप बनाकर यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जियोग्राफी यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मैपिंग आनी जरूरी होती है। यदि मैप आ रहा है इसका मतलब आप जियोग्राफी को सीख रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो। यदि मैपिंग नहीं आ रही है तो शायद तक आप जियोग्राफी पढ़ने के इच्छुक नहीं हो, मानना यही होगा। यह आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप है। अब यहां पर आपको गौर करना है कि जो वर्ल्ड का मैप है वो जो मैप है उसमें, एक मिनट, यह आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। अब देखो, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको गौर करनी है। सबसे पहली बात आती है जो लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? लोग। इसके अलावा जलवायु, इसके अलावा कृषि, खनिज, ये सब इस भूगोल का पार्ट होते हैं। और भी बहुत चीजें हैं। हमारे को महत्वपूर्ण बातें ये ध्यान रखनी है कि ये भूगोल में कैसे क्या पढ़े जाते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो लोग हैं, वो जो लोग हैं इसके आसपास वाले, वो क्या है, इनका रंग होता है स्याह काला। शारीरिक बनावट की बात कर रहा हूं। यहां जो ये जो एरिया है, यहां जो लोग रह रहे हैं वो होते हैं श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण। हम जो लोग हैं वो हैं गेहुआ। ऐसे ही यदि हम बात करें हमारे फसल उत्पादन की, जैसे हमारे मुख्यतः राजस्थान में क्या होता है, बाजरा। जबकि यह मध्य सागरीय देश है, यहां पर खट्टे फलों का उत्पादन होता है। किनका होता है? खट्टे फलों का। जैसे यहां हंगरी वाला एरिया आता है, वहां पर गेहूं का बहुत बहुतायत में उत्पादन होता है। यहां पर भी पेरी प्रदेश है, उसमें भी गेहूं का उत्पादन होता है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि भूगोल में हर जो जगह है, मतलब सर्वदा एक जैसी इक्वेलिटी नहीं है। जहां पर एक जैसे लोग, एक जैसी जलवायु, एक जैसा उत्पादन, एक जैसे खनिज नहीं है। हर जगह क्या है, भिन्नताएं हैं।
और इन भिन्नताओं के कारण ही इस भूगोल के अंतर्गत ये सब चीजें शामिल होती हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होती है। क्योंकि रंग है वो किससे प्रभावित है? जलवायु से प्रभावित है। कृषि है वो भी जलवायु से प्रभावित है। लोग जो रह रहे हैं यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो भी क्या है? इनसे प्रभावित है, क्योंकि जहां अनुकूल जलवायु है वहां पर लोग रहेंगे। आगे आपके प्रवास का टॉपिक आएगा, जनसंख्या का टॉपिक आएगा, वो इस जलवायु पर काफी हद तक निर्भर करेंगे। ऐसे ही जहां खनिज है वहां लोगों के क्या मिलेगी? इंडस्ट्री मिलेगी। इंडस्ट्री होगी वहां पर क्या है? लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई खनिज है वहां पर इंडस्ट्री स्थापित कर दी, खनिज बाद में जो इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको क्या है? रोजगार मिला। रोजगार मिला तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, तो वो क्या करेंगे? वहां पर व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे, मार्केट बनेगा, तो लोगों का रहन सहन वहां हो जाएगा और वहां पर जनसंख्या का क्या हो जाएगा? संकेंद्रण हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या आती है? भूगोल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? भूगोल के अंतर्गत। अब भूगोल को हमने हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बात करें और मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। एक कहलाता है भौतिक भूगोल और एक कहलाता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल है, इसको कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल स्ट्रक्चर किसकी? पृथ्वी की। कौन सा क्षेत्र कैसा बना हुआ है, वहां पर उसकी बनावट में पर्वत है, पठार है, मैदान है, जलवायु है, इसके अलावा जो वनस्पति है, मृदा है, ये सब चीजें इस भौतिक के अंतर्गत आती है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करती है। और जिस भूगोल के पार्ट में मानव जुड़ जाता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो हमारे को मुख्यतः ध्यान रखना है कि दो पार्ट में, कई किताबों में आता है तीन पार्ट। प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब है कि पूरी पृथ्वी को हमने प्रदेशों में बांट दिया और उन प्रदेशों के अनुसार उनका अध्ययन कर रहे हैं, वो है प्रादेशिक भूगोल, रीजनल जियोग्राफी। तो हमारे को महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि भूगोल है वो दो पार्टों में बंटी हुई है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भूगोल है क्या? पृथ्वी का अध्ययन है। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाता है? फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है किसी क्षेत्र का। और मानव भूगोल, भूगोल का वह पार्ट जिसमें क्या है? मानव जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहला रहा है? मानव भूगोल कहला रहा है। अब हम आपका जो पहला लेसन है उसके अनुसार हम चलते हैं कि कैसे क्या हमारे को पढ़ना है। यह आता है मानव भूगोल, इसका प्रकृति और विषय क्षेत्र। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकृति कैसी है, नेचर। और स्कोप, स्कोप का मतलब है कितना एरिया ये कवर करती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसके अनुसार चलना है क्योंकि 12वीं क्लास है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत आसान आसान चीजें। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक यानी वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। फिर एक बात छोटा सी चीज है वो ये ध्यान रखना है, मानव प्रारंभ बोल दो या उत्पत्ति बोल दो, दो शब्दों में, से लेकर अब तक, मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक यानी वर्तमान तक किसके साथ? पर्यावरण के साथ उसका क्या व्यवहार है, पर्यावरण के साथ उसके क्या संबंध है, यह मानव भूगोल है। क्या है? मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक मानव का पर्यावरण के साथ संबंध और उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। हमारे देखो ये चीज दिमाग में रहनी है कि यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो चीज थोड़ी सी आपको गौण माननी पड़ेगी। हमारे ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा परिभाषा का। किसका आएगा? परिभाषा का। और वो परिभाषा वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां तो आपको यह ध्यान रखना है कि मानव भूगोल क्या है? मानव जब उत्पन्न हुआ वहां से लेकर अब तक उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है और व्यवहार रहा है, उसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की मानव सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। यह भी वही बात है, मानव भूगोल क्या कराता है? मानव की सामाजिक स्थिति और प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। प्रकृति के साथ उसका जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्याओं की पहचान कर उसे पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना है।
देखो बात यहां ध्यान रखना, क्या है इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि मानवीय समस्याओं की पहचान करना और पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर उनका समाधान करना। ज्यादा कोई आपके लिए ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, 3 शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। 3 शाखाएं हैं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। इसमें किसी एरिया में बांट बांट के प्रदेशों में अध्ययन किया जाता है, और मानव जो जिस भूगोल की वह शाखा जो क्या है मानव से सब जुड़ी हुई है वो, और भौतिक भूगोल में आता है फिजिकल स्ट्रक्चर। मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। कौन है? मानव भूगोल का संस्थापक है वो है फ्रेडरिक रैटजेल, और ये पर्सिया के थे, पर्सिया। और इनकी एक किताब थी, उनका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जन्म वगैरह का ज्यादातर पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी के फादर यानी मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगली बात आती है इनकी परिभाषाओं की। रैटजेल ने क्या परिभाषा दी? तो हमारे को यह ध्यान रखना है, रैटजेल ने जो परिभाषा दी, दिखाई दे रहा होगा, देखो, मानव भूगोल, मानव समाजों, इसको एक बार अलग छोड़ दो, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। गौर करना यहां पर, गौर क्या करना है? किनका अध्ययन है भाई? मानव समाज। मानव समाज यदि याद रहता है तो ठीक है, परिभाषा तो हूबहू ही होती है, परंतु आपको ध्यान रखना है मानव समाज और धरातल के बीच। तो आप देखो धरातल के बीच क्या संबंध है? जैसे धरातल है भूमि, हमारे को कृषि करनी है, हर भूमि क्या एक जैसा उत्पादन दे सकती है? नहीं दे सकती। तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं? जैसे हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन होता है, तो हम बाजरे की फसल बोएंगे, तो हमारा संबंध बाजरे जैसा हो गया उसके साथ है कि वो क्लाइमेट और वो जो भूमि की संरचना है वो हमारे को किसकी अनुमति दे रहा है? वो अनुमति दे रहा है बाजरे की, तो हमने बाजरे का उत्पादन कर दिया। और यदि हम भूमध्य सागरीय देशों में होते तो हम अंगूर की फसल बोते। तो ये चीज हमारे लिए यहां ध्यान रखनी है। तो मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहता है। किस विद्वान ने कहा है? रैटजेल ने। रट लो, एग्जाम में ये 3 परिभाषाएं हैं, तीनों को पूछा जाता है। रैटजेल की आती है, कुमारी डी सैंपुल की आती है और ब्लांस की आती है। तीनों ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुमारी ई सैंपुल, देखो यहां पर ध्यान रखना, क्रियाशील मानव। मानव हमेशा क्रियाशील रहा है। क्रियाशील का मतलब है कुछ न कुछ करता रहता है। अब यह भी नहीं है कि मैं बैठा हूं और कोई बच्चा कुछ कर रहा है, वो चीजें नहीं है। हमारे यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि सब मानव की प्रकृति होती है क्रियाशील होना। कोई सो रहा है, आप सोचते हो कि वो तो कुछ ही नहीं करता, नहीं। मानव का मूलतः स्वभाव है क्रियाशील होना। और गतिशील पृथ्वी भी गतिशील है, मोशन तो है ही है, यानी गतियां तो है ही हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर भी चेंजेज होते रहते हैं, अपरदन होता है, अपक्षय होता है, अनाच्छादन की प्रक्रियाएं चलती हैं, नदियां बहती हैं, मौसम परिवर्तन होता है। तो ये सब गतिशील पृथ्वी है। तो देखो, क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंध भी बदलते रहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वहां पर क्या होता था, पहले कोई फसल नहीं होती थी क्योंकि सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं थी। बाजरे की उत्पादन भी वहां पर बहुत कम होता था। कारण था कि वहां वर्षा की कमी और टिल्लों का पाया जाना। वर्तमान में क्या है? इंदिरा गांधी नहर। आज वो राजस्थान का क्या कहलाता है? अन्नागार कहलाता है, अन्न भंडार कहलाता है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के संबंध यहां परिवर्तनशील हुए या नहीं हुए?
संबंध बदल गए तो हमने व्यवहार बदल लिया, और व्यवहार उस अनुसार हमने व्यवहार करना शुरू कर दिया, और आज हमने अनागार में बदल लिया। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, कुमारी ई सैंपल के अनुसार ये डी सैंपल आता है यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखना, क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यह किसने कहा है? कुमारी ई सैंपल ने। अब आता है विडाल डी वलांस। यह ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। अब यहां गौर करना, उन दोनों परिभाषाओं का सार यहां है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। देखो यहां पर भौतिक नियम कौन कौन से हैं? यहां पर भौतिक नियम वो हैं, जैसे मैंने क्लाइमेट का बताया आपको, पृथ्वी की फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब हम कोई पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जाकर और हम फसल बोएंगे गेहूं की, तो वहां उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि एक तो पथरीली है और एक सिंचाई की आवश्यकता है, और बलुई या दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, जबकि वहां नहीं है। तो ये जो है, ये कारक क्या हो गए? नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक हो गए, भौतिक नियम। अब कैसे? हमारे यहां पर बादाम की खेती करें तो वो भौतिक नियम हमारे को सपोर्ट नहीं करते, तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। अब जीव जो रह रहा है वो इन नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है, और वो जब जीवन यापन करता है तो उस जीवन के संबंधों को क्या करते हैं? संश्लेषित ज्ञान से जो संकल्पना उत्पन्न होती है उसको मानव भूगोल कहते हैं। ध्यान दे लेना, तीनों परिभाषाएं फिर रिपीट कर देता हूं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। नंबर 2, सैंपल ने क्या कहा? क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और इसके बाद में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अध्ययन। संबंध किसके हैं? पृथ्वी और मानव। दो बात मूलतः ध्यान रखनी है, यह मानव भूगोल है। नेक्स्ट, इसकी नेचर क्या है? यह बहुत आसान सी चीज है, देखो यहां पढ़ना। मानव भूगोल प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय मनमोहक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, वो क्या है? मानव भूगोल उतना ही क्या है? मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, मानव भूगोल की प्रकृति है वो जितनी सुविधाजनक होगी, यानी परिस्थितियां जितनी अच्छी होगी या संबंध जितने अच्छे होंगे, मानव भूगोल क्या है? उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा, या मानव उतना ही क्या करेगा? सुविधापूर्ण जीवन जिएगा। अब यहां पर गौर करना, हमारे यहां पर खनिजों का उत्पादन हो गया, यह फिजिकल स्ट्रक्चर है भाई, भौतिक संरचना है। भौतिक संरचना में खनिजों का उत्पादन हुआ। अब मानव ने क्या किया? अपने संबंधों में परिवर्तन किया और उनका विद्रोहन किया, उनसे पैसा प्राप्त हुआ, इंडस्ट्री लगी, रोजगार मिला, मार्केट आया, परिवहन के विकास हुआ। तो इन सब चीजों से उसका जीवन यापन करना क्या हो गया? सुलभ हो गया, आसान हो गया। तो ये चीज क्या सिखाएगी? ये चीज सिखाएगी कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? जितनी आसान और सुविधाजनक होगी, मानव जीवन भी उतना ही क्या होगा? आसान होगा। अब देखो, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत जो तथ्य आते हैं वो है, देखो कौन कौन से तत्व है? मुद्राएं, भू आकृति। भू आकृति का मतलब पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। बाद में आ जाता है समुद्र। समुद्र में भी क्या है? गर्त आ जाएंगे, कटक आ जाएंगे, यानी समुद्र में जो डूबे हुए पर्वत होते हैं उनको क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। तो ये जो बनावट है ये क्या है? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। जलवायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति आदि। और मानव द्वारा दैनिक उपयोग के लिए जैसे घर बना लिए, नगर, सड़क, गांव, ये सब क्या है? ये मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग के क्या है? सुविधाजनक। भौतिक संस्कृति आदि। भौतिक संस्कृति क्या है? देखो ध्यान देना,
ये चीजें हैं प्रकृति के द्वारा और ये है मानव के द्वारा। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगा वो भौतिक संस्कृति है। यानी भौतिक संस्कृति का मतलब है मानव ने क्या कर लिया, मानव ने अपने अनुसार प्रकृति पर क्या है, नियमों के, जो प्रकृति के नियम है उनको नियंत्रित करते हुए अपने अनुसार जीवन यापन करना कर दिया। तो भौतिक भी जो परिस्थितियां वो भी है और मानव ने खुद का डेवलपमेंट भी कर लिया। आगे हमारे ये चर्चा आएगी जिसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मानव भूगोल का प्राकृतिकरण। देखो पहली थी प्रकृति, नेचर, यानी मानव भूगोल है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, मानव फिजिकल स्ट्रक्चर एक तरफ हो गया यानी भौतिक संरचना, और एक दूसरी तरफ क्या हो गया, मानव हो गया खुद। अब इन दोनों को मिला दिया, यही मानव भूगोल की प्रकृति है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। अब आता है मानव का प्राकृतिकरण। देखो सबसे पहली बात करते हैं पुराने टाइम की, आदिम जीवन। जब मानव क्या था, पूर्णतः प्रकृति के अनुसार प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति के अनुसार ही वो रहता था। कंदमूल फल खाता था, भोजन एकत्रण करता था या कुछ शिकार कर लेता था। कपड़े पहनने में पत्ते वगैरह लगाते थे या चमड़े का उपयोग कर लेते थे और प्रकृति को का दास बनकर रहता था। तो ये क्या हो गया, मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के अनुसार रहता था। इसको दूसरा शब्द आगे हमारे जो नेक्स्ट बात आएगी वो आएगा आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद और मानव का प्राकृतिकरण दोनों एक ही चीज है। देखो यहां पर गौर करना, मानव तकनीकी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य को तकनीकी और प्रौद्योगिकी विरासत से प्राप्त होती है, यह तो आपको ध्यान रखना है। जीवन को बनाना यह तो संभववाद के अंतर्गत आती है इतनी बात तो, परंतु शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे, उसी की पूजा करते थे और मानव प्रकृति नियमों का पालन करते बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया और प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। अब देखो मानव का प्राकृतिकरण, यहां गौर करने वाली बात है, प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को ढाल ले, यह आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रकृति के नियमों को समझना है और उसके अनुसार हमारे को जीवन यापन करना है। तो यह क्या है, मानव का प्राकृतिकरण। नेक्स्ट आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद एक अवधारणा है, यह प्रकृति और मानव के मध्य तालमेल का अध्ययन करता है। अब देखो यहां पर प्राचीन काल के भूगोलवेता यहां तक दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा का समर्थन करते थे। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप जीवन पर भौतिक कारक, जलवायु, बाढ़, प्राकृतिक वनस्पति नियंत्रण बनाए रखता है। अब देखो इसमें इस बात को यहां पर थोड़ा सा गौर कर लेना, प्रकृति मानव पर हावी है, यही पर्यावरणीय निश्चयवाद है। यानी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति का दास बनकर या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो नियंत्रण है या उसके जो नियम है उनका पालन करते हुए मानव उसी के अनुसार रहता है, वो है प्राकृतिक निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब देखो यहां पर प्रकृति का मानवीकरण, यह है संभववाद। प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की या भाव को मानवीकरण कहते हैं। अब देखो इस चीज को ऐसे समझो आप, पहली तो है उसमें तो यह बताया गया है कि मानव क्या करेगा, मानव करेगा प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार रहेगा। तो प्रकृति के नियम के अनुसार कौन रहा, मानव। तो यह हो गया मानव का प्रकृतिकरण और यही हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी पर्यावरणीय यानी भौतिक या जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो नियम है उसी के अनुसार मानव अपना जीवन यापन करता है और प्रकृति को सर्वोपरि मानता है और प्रकृति का दास बनकर रहता है। यह तो है प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण और पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब आता है संभववाद। देखो दुनिया में सब चीजें संभव है, जैसे ऐसे कहा जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि बाढ़ जो आती है जिस एरिया में, वहां रहना दुर्भर होता है,
पर आज आदमी ने ऐसे घर बना लिए जो क्या होते हैं, जो जो बाढ़ आती जाती है वो अपने जो जो लेवल होता है उससे ऊपर उठते जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही भूकंप जो क्षेत्र है वहां पर जब भूकंप आता है तो भूकंप रोधी मकान बना लिए। ऐसे ही हम हमारे मरुस्थल की बात करें तो यहां भीषण गर्मी पड़ती है, परंतु हमने कूलर, पंखे इनका निर्माण, एयर कंडीशनर का निर्माण कर लिया, जिससे हमारे को क्या है, जीवन आसान हो गया। तो दुर्गम स्थानों पर भी आज जीवन आसान हो गया। किसके कारण हो गया? वो हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण। तो हमने प्रकृति का क्या कर दिया, मानवीकरण कर लिया, यानी मानव ने अपने अनुसार बदल लिया। तो यही तो चीज क्या कहलाएगी, प्रकृति का मानवीकरण या संभववाद, पोस्टपलिज्म। ठीक है, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है। हर जगह पर उपस्थित सभी संभावनाओं का मालिक कौन है? मानव है। यानी उसमें देखो, जो पहले वाला है उसमें कौन हावी है? प्रकृति। किसमें? निश्चयवाद में प्रकृति के अनुसार मानव रहता है। दूसरे में कौन है? संभव। इसमें कौन है? मानव। अब देखो, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग करने में मानव को मदद करता है। सांस्कृतिक जो पुरानी संस्कृतियां हैं उनसे भी हमारे को प्रकृति का उपयोग करना सिखाया जाता है। अब आता है संभववाद। संभववाद मानव भूगोल के एक संप्रदाय के रूप में, जिसके अंतर्गत विचारधारा दर्शन इस बात को मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, चिंतन करता है यानी सोचता है। उसके दिमाग में, ब्रेन में ये क्या आता है? आइडियाज आते हैं के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब देखो, आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए। विकल्प क्या है? विकल्प है ऑप्शन, उपलब्ध। अब हमारे को यदि कोई आदमी ये कह दे कि 1 2 3 4, इसमें आपको ये चीज, जैसे आप उत्पादन से संबंधित ही कर लेते हैं, जैसे मूंगफली है, मूंगफली हम लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस करके हम यहां पर क्या है, अनार का उत्पादन कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करके हम यहां पर मौसमी या किन्नू का उत्पादन कर सकते हैं। कुछ परिवर्तन करते हुए हम यहां पर गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। ये हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ गए, यानी प्रकृति विकल्प उपलब्ध करवा रही है जलवायु के द्वारा कि इनका उत्पादन कर लो। ऐसे ही जिंदगी जीने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि चाइना ने पिछले दिनों कृत्रिम बारिश करवाई, ये विकल्पों में वृद्धि है। विकल्प मिला कि ऐसे ऐसे हम करेंगे तो बारिश हो सकती है, बारिश होकर फसल क्या है, उत्पादित की जाती है, तो कृत्रिम रूप से बारिश करवा दी। तो ऐसी ही चीज हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरी अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुए। जोखिमपूर्ण कैसे? जैसे भूकंप आ गया तो हम पुराने वाले मकान जिस तरीके से बनते थे बना ले, तो हमारे मकान तो क्या है, ढह जाएंगे, ढह जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये तो जोखिमपूर्ण हो गई। तो हमने क्या किया, हमने भूकंप रोधी मकान बना लिए, डीपीसी भर दी, और क्या है, ऐसे ऐसे उपकरण लगा दिए जिससे हमारे को भूकंप आने की सूचना मिल जाए, जिससे जान क्या है, कम हो। जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका है। देखो, पहले में प्रकृति के नियम प्रभावी है, दूसरे में टेक्नोलॉजी प्रभावी है, यह ध्यान रखना है। अब देखो, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आज जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, यानी विश्व एक मंच पर आ गया। व्यापार में मान लो, टेक्नोलॉजी में मान लो, और भी जो शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनमें सब में, मेडिकल में और में सब में, एजुकेशन में, सब में एक जगह आ गए। अब उसमें क्या हो गया कि कुछ इसके दुष्परिणाम हो गए। किसके? संभववाद के। क्या हुए? हमने क्या किया, प्रकृति का विध्वंस किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। विध्वंस किया तो इम्बैलेंस यानी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहीं पर संसाधन नहीं है बिल्कुल ही, कहीं पर है तो उनका विध्वंस ज्यादा हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द आता है, यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ काम किए ही नहीं, प्रदूषण बढ़ा दिया। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अस्तित्व यानी पृथ्वी का अस्तित्व भी खतरे में नजर आने लग गया। तब एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने क्या किया, एक नई संकल्पना दी, उसको कहते हैं रुको और जाओ या नवनिश्चयवाद। स्टॉप एंड गो, रुको या जाओ, नवनिश्चयवाद। ध्यान रखना, ये
तीनों शब्द एग्जाम में आते हैं। रुको जाओ संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। और जो आपका आता है स्टॉप एंड गो, वो भी इसने। तो ये आपको ध्यान रखनी। अब देखो, इसने ये कहा कि यहां पर ये एक चौराया है, इधर से कोई व्हीकल आ रहा है और इसको इधर जाना है, तो हम उसकी दिशा तो नहीं बदल सकते। ऐसे थोड़े कह सकते आप इधर चले जाओ, नहीं कह सकते। तो हम उसको कहेंगे रुको। क्यों? क्योंकि इधर से ट्रैफिक आ रहा है अभी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। जो ये आएगा इधर से, जो ही कम होगा, इसको रोक दिया जाएगा और इसको यहां से निकाल दिया जाएगा। अब क्या हुआ? एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब आप यहां पर समझोगे साहब भूगोल में ये काम कैसे हुआ? इन्होंने ये कहा कि तकनीकी का सहारा लेंगे, परंतु हम किसके अनुसार? तकनीकी का उपयोग हम सिर्फ किसके अनुसार? प्रकृति के नियमों में रहते हुए, यानी प्रकृति का हास नहीं करेंगे। प्रकृति के जो नियम है उसके अंदर रहते हुए हम तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए परिवर्तन करेंगे, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जीवन आसान हो या अस्तित्व बचा रहे। ये नवनिश्चयवाद है। इन्होंने कहा कि नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, नियमों में रहते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। समय के गलियारों में मानव भूगोल। अब देखो, मानव भूगोल जो जो टाइम आया है उसमें क्या क्या विचारधाराएं आई, कैसे कैसे इसको पढ़ा गया, तो ये चीज ध्यान रखना है। गलियारा का मतलब तो वो ये रास्ता, हमारे तो यहां राजस्थान में ये शब्द चलता है। समय के साथ इनमें क्या है? बदलाव आया है। और वो बदलाव जो है क्या है? पहले तो क्या था? मानव का जीवन क्या था? घुमक्कड़ जीवन था, आदिम तरीके का था। समय रहते नई नई खोजें होती गई, नए नए क्षेत्रों का पता चला, जलवायु जैसे, मृदा जैसे, ऐसे शब्द आए, नदियों का उद्गम पता चला, नदियों का प्रवाह पता चला, और उनसे नहरें निकालना, नदियों का, नए नदियों का जो है वो सब चीजें आई। ये चीजें क्या है? मानव भूगोल को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाने लगी। तो इसके अंतर्गत कुछ यहां पर क्या है? विचार आए, और उनके विचारधाराओं को हम पढ़ते हैं। ह्यूमनिस्ट का मतलब है मानवतावादी। मानवतावादी जो मानव भूगोल की विचारधारा, वो क्या कहती है? मानवतावाद यानी मानवतावाद या मानवतावादी मानव और चिंताओं को, देखो, मानव मूल्य और चिंताओं को, यानी सेंटर कौन है? मानव है, को ध्यान में रखते हुए जो अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है मानव भूगोल का, वो मानवतावादी विचारधारा है। एग्जाम में क्या आता है? मानवतावादी विचारधारा का मेन फोकस या मेन अध्ययन बिंदु कौन है? तो मानव मूल्य और मानव चिंताएं, या मानव, इतना ही लिखना है आपको, क्वेश्चन सही है। दूसरा आता है जैसे शिक्षा का दृष्टिकोण, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे छात्र का साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी के आधार पर अच्छा ज्ञान मिल सके। मानव भूगोल के अंतर्गत जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या है, मानव का जो बच्चा है, जो पढ़ रहा है, उसका क्या है, ये हर तरीके का डेवलपमेंट हो, साहित्यिक भी हो, सामाजिक भी हो, सांस्कृतिक हो, प्रौद्योगिकी भी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमूलवादी विचारधारा, देखो इसको रेडिकल, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर बार, आमूलवादी का दूसरा नाम है रेडिकल। तो रेडिकल विचारधारा भी बोली जा सकती है। एक तो ये हो गई। इसके अंतर्गत निर्धनता की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत अपनाया गया। मार्क्स कहता है समानता। हमारे यहां पर ये जो जिनको हम कॉमरेड बोलते हैं, इनका भी ये मार्क्स के सिद्धांत पर ही चलते हैं। ये भी क्या कहते हैं कि समानता होनी चाहिए सभी में। ये जो पूंजीपति जो लोग होते हैं और गरीब होते हैं, इनके बीच में जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर भी यही कही गई है। क्या कही गई है कि निर्धनता, गरीबी की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता, गरीबी है, निर्धनता है, तो आदमी बंधन में रहेगा क्योंकि वो हर चीजों का उपभोग नहीं कर पाएगा। बंधन का मतलब ये नहीं है कि बांध दिया, परंतु गरीबी के कारण तो बंध गया ना, वो हर चीज नहीं कर पाता। और क्या है, सामाजिक असमानता आती है। और ये जो चीज है वो चीज क्या कहलाती है? वो ये चीज कहलाती है हमारी
अमूलवादी विचारधारा, और ये किस सिद्धांत पर है? मार्क्स के सिद्धांत पर काम करती है। व्यवहारवादी, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के लिए प्रारंभिक समय में बोध पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब ध्यान रखना है कि व्यवहारवादी यानी प्रेजेंट में जो आपका बिहेव चल रहा है मानव भूगोल का, वो क्या है? वो है कि मानव जातीयता। जाति यहां पर ये नहीं है, जातीयता का मतलब है जो प्रजाति, जो शब्द आता है वो। धर्म इत्यादि पर सामाजिक जो संवर्ग बने हैं उनको क्या बोध होना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, ये तीनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब आता है आपका लेसन के एंड में जो चीज है वो थोड़ा सा यहां गौर करने वाली बात है। मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो और उप क्षेत्र, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये आपको आने चाहिए। ज्यादा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक छोटा क्वेश्चन आता है कि देखो मानव भूगोल है, इसके जो उप क्षेत्र हैं वो तो है जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। आपकी किताब का जो पार्ट है उसके लास्ट में दिए हुए हैं ये, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास, आर्थिक। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक तो ध्यान रखना, राजनीतिक भूगोल है, उसके उप क्षेत्र। तो उप क्षेत्र में आता है एक तो निर्वाचन भूगोल और एक आता है सैन्य भूगोल। क्या है? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। इसके अलावा सामाजिक भूगोल है। देखो समाज में क्या क्या चीजें आती है उन सब का अध्ययन यहां पर किया जाता है। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, दिमाग लगाना है वहां पे। इसके अलावा आता है आर्थिक भूगोल, इसमें आता है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, आपका उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखो यहां पर एक बार गौर करना, देखो यहां थोड़ा सा गौर कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सामाजिक भूगोल है यानी समाज का कोई भी काम होगा, समाज यानी ग्रुप का कोई नाम आएगा वो सामाजिक भूगोल है। और जहां रुपये की बात आएगी, यानी रुपये का मतलब क्या है? जहां पर अर्थ से संबंधित है, जैसे व्यापार करेंगे अर्थ आएगा, रुपया आएगा। संसाधन यानी जो रिसोर्स है तो क्या आएगा? रुपया आएगा। कृषि है तो रुपया आएगा। पर्यटन है तो वो भी क्या है? रुपया आएगा। तो रुपया आएगा, वो तो आर्थिक भूगोल है। इसके अलावा आपको राजनीतिक भूगोल में दो नाम याद रखने, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। राजनीति निर्वाचन से संबंधित होगी और बाद में सैन्य भूगोल है, पॉलिटिकल एरिया हमने डिसाइड कर दिया। इसके अलावा जितने भी बचे वो उप क्षेत्र किसके आगे? सामाजिक भूगोल के। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, या आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्र बताइए, या सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्र बताइए, या आपके राजनीतिक भूगोल के दो उप क्षेत्र बताइए। इतना ही क्वेश्चन यहां से आता है। दोस्तों मैंने ये प्रयास किया कि आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। आगे देखो, आगे लेसन हमारा नेक्स्ट डे जो भी क्लास आएगी उनका हमारा ये भी है कि शेड्यूल भी रेगुलर रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ सके। किताब आप अपने पास रखोगे जिससे आपको कई चीजें जो जहां समझ में नहीं आई वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए कितना सार्थक रहा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिसको जरूरत है, मेरा जो एम है कि हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। तो आप लोग ये प्रयास करोगे और हमारे जो मेन एम है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे जो बच्चे पढ़ें उनके लिए क्या हो, ये आसान हो जाए भूगोल। और मेरा ये प्रयास रहेगा आगे हम नेक्स्ट जो ही आपका जो रेस्पॉन्स मिलता जाएगा उसके आधार पे मैं ये प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन आंसर प्रत्येक पार्ट के भी करवाते चलूं, जिससे एग्जाम ओरिएंटेड। अभी थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का अभाव है मेरे पास, जो ब्लूप्रिंट मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिन पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आपके भूगोल का जो टारगेट है 100 में से 100, उसके लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।